students. I hope you all are happy and safe at your home. So, as you all know, our theory part of chapter 1 is completed. So, today we will start numericals part from exercise. Today we will do first 5 questions from the exercise. Okay? And I hope you are doing your homework questions regularly and making notes also. You will find your today's homework and PDF notes of this chapter in the description link below of this video. If you have any doubt, then comment below the video. Okay, so let's start our first numerical of chapter 1. Your first numerical is two small charged spheres are separated by a distance of 30 cm in air. दो small charged sphere हैं जो separated हैं by a distance of 30 cm और कहाँ हैं ये दोनों charges? air में. इन दोनों charges की value given है. First charge की value है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and second charge की value है 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम. उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है. सो हम देखते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू अलग है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? Q1 एंड Q2. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर. ओके, और फर्स्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 to the power minus 7 कूलम. और सेकेंड चार्ज की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 to the power minus 7 कूलम. अब हमें इन दोनों के बीच में क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है. ओके, तो आप सबको पता है अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कौन देता है? कूलम्स इक्वेशन. तो कूलम्स इक्वेशन क्या है? F equal to K Q1 Q2 upon R square. अब K की वैल्यू, K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है. K की वैल्यू आपको याद रखनी है 9 into 10 to the power 9 और इसका यूनिट क्या होगा? K को सब्जेक्ट बनाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, नाउ अब डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो सबसे पहले हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. ओके, तो क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 100 तो मीटर में मिलेगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.3. ओके, तो ये हो गया हमारा मीटर में 0.3 मीटर. नाउ सबकी वैल्यू पुट अप करते हैं. K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7, Q2 की 3 into 10 to the power minus 7. Now R square 0.3 into 0.3. ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं. 0.3 अगर पॉइंट हटा देते हैं तो इसका 10 ऊपर इसका 10 ऊपर यानी 100 ऊपर जाएगा. 100 मीन्स 10 to the power 2. ठीक है, और इन -7 माइनस 14 और 2 3 6, तो 9 into 6 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 14 डिवाइडेड बाय इसका 100 ऊपर 10 3 3 9. ओके, नाउ 9 से 9 कट हो गया. अब 9 10 11. ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे. 9 10 11 हुआ. 14 माइनस 11 3 और बड़ी साइन किसकी है? माइनस की, तो 10 to the power minus 3 न्यूटन. ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड मिला हमें. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. यूनिट लगाना जरूरी है जब भी आंसर निकले. ओके, नाउ दोनों चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिव है.
पॉजिटिव मतलब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों चार्जेस लाइक हैं, सेम है, तो क्या होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव नेचर। नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। लाइक चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं, तो नेचर कैसा होगा इसका, रिपल्सिव। ओके, सो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी। नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन। Now we will do second question. Second question is like that. Two identical metallic spheres are charged with plus 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb. दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं जिनको हमने चार्ज किया गया है प्लस 10 माइक्रोकूलम से और माइनस 20 माइक्रोकूलम। इफ दे आर केप्ट इन कांटेक्ट, अगर उन दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में लेके आते हैं और अगेन एंड अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, और वापस उनको सेम डिस्टेंस पे लाते हैं, तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन बोथ द कंडीशंस। तो दोनों कंडीशन में फोर्स निकालना है और उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो हमें उन दोनों का रेशियो बताना है। तो चलो डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। दो मेटेलिक स्फीयर हैं, ओके, एक को चार्ज किया है प्लस 10 माइक्रोकूलम और दूसरे को चार्ज किया है माइनस 20 माइक्रोकूलम। ओके, if they are kept in contact and are again placed at the same distance, तो सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r होगा। अब हम इन दोनों को, ये फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाते हैं, ओके, प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम, फिर वापस इनको सेम डिस्टेंस पे अगर रखते हैं तो क्या फोर्स रहेगा, और उन दोनों फोर्स का रेशियो निकालना है। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे। अब इन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाते हैं, मेटेलिक स्फीयर आइडेंटिकल है, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दोनों के अंदर सपोज दो टंकी है, सेम टंकी है, ठीक है, कोई भी दो टैंक है, सेम लीटर के हैं, सेम साइज के हैं, ओके, एक को फुल भर दो और एक को हाफ भर दो, ठीक है, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो क्या होगा, हाई से पानी लो में जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसमें करेंगे कि क्या होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों में चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो, कितने हो जाएंगे चार्जेस, 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो न्यू चार्जेस जो है 10 में से 20 गया तो माइनस 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 5 माइक्रोकूलम, ओके। तो दोनों में कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस 5 माइक्रोकूलम, माइनस 5 माइक्रोकूलम दोनों में चार्ज हो जाएगा, ओके। नाउ फर्स्ट कंडीशन का फोर्स निकालते हैं, फिर सेकंड कंडीशन के लिए फोर्स निकालते हैं, दोनों चार्जेस, दोनों मेटेलिक स्फीयर के बीच में, फिर उन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन का फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो K Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, Q2 की माइनस 20 माइक्रोकूलम अपॉन R², ओके। सो F1
होती है वो होती है 10 to the power -6। तो k 10 into 20, ओके 200 माइक्रो 10 to the power -6 और 10 to the power -6 -12 हो जाएगा अपॉन r²। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन F2 इक्वल टू k, दोनों चार्जेस सेम है इसलिए q² अपॉन r²। तो k एज इट इज q² -5 25 माइक्रो, ठीक है 25 माइक्रो मतलब माइक्रो इंटू माइक्रो 10 to the power -12 अपॉन r²। ये सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो और माइक्रो का स्क्वायर यानी ठीक है 6 2 12 तो -12। नाउ अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम रेशियो लेंगे। तो इसको रब कर सकती हूं मैं डायग्राम को। रेशियो F1 अपॉन F2। F1 की वैल्यू k 200 into 10 to the power -12 डिवाइडेड बाय r², इधर k 25 into 10 to the power -12 डिवाइडेड बाय r²। ओके तो k से k कट हो गया, r² से r² कट हो गया, 10 to the power -12 से 10 to the power -12 कट हो गया। तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू 200 अपॉन 25। तो क्या आंसर आएगा, ठीक है 5 5 जा 5 4 जा और 5 8 जा, ठीक है तो 8/1। तो आपका आंसर आ गया 8:1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 अपॉन F2 इक्वल टू 8/1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहना है, ओके। न्यूमेरिकल्स के आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेंगे, ये आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बोर्ड पे ही करवा रही हूँ मैं। नाउ हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल में एक डायग्राम गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट्स ड्रॉ। ए बी सी, इनके साइड है ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल सबका होगा 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और क्वेश्चन है द वर्टाइसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए हैव सेम चार्ज Q। इन दोनों के वर्टाइसेस पे ए और बी पे सेम चार्ज Q है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ऑफ द ट्रायंगल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस C पॉइंट पे ड्यू टू द बोथ चार्जेस, ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए पे जो चार्ज है Q उसकी वजह से C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है वो फाइंड करेंगे। फिर B पॉइंट पे जो चार्ज Q है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पे कितना लग रहा है वो फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज जो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, आउटवर्ड। लेट्स ड्रॉ। ए की वजह से बी की वजह से किस साइड होगी, यू आउटवर्ड। ई बी की वजह से और एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री,
ओके, डायग्राम समझ में आ गया। अब हमें E फाइंड करना है। तो E की इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इससे लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज ए स्क्वायर, जहाँ चार्ज है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां का डिस्टेंस। अब डायरेक्शन ए से सी, तो अलोंग ए सी। नाउ ई बी की वजह से अगेन के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अलग है, अलोंग बी सी, अलोंग बी सी। अब इन दोनों का हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ये रिजल्टेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो है, वेक्टर ई ए, वेक्टर ई बी। तो आपको याद होगा फॉर्मूला रिजल्टेंट फाइंड करने का, आपने 11th में पढ़ा था, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA ई बी cos थीटा। ठीक है, तो ई ए मैग्नीट्यूड 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 और थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ई आर इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर प्लस 2E ई दैट इज ई स्क्वायर हो जाएगा cos 60 डिग्री। ओके, क्योंकि ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है। अंडर रूट 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2E स्क्वायर और 1E स्क्वायर 3E स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ई आर इक्वल टू अंडर रूट 3E स्क्वायर का हो गया ई की वैल्यू लिखेंगे, तो ई की कोई भी मैग्नीट्यूड लिख दो, दोनों में से एक ही है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ न्यूमेरिकल। Now we will start fourth question, fourth numerical. Fourth numerical में given है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, सेम चार्ज स्फीयर है, उनको हैंग किया गया है सेम स्ट्रिंग से विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब वो रिपल्शन करते हैं, क्योंकि सेम है तो रिपल्शन करेंगे, तो वो दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो 30 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन चार्ज स्फीयर को अगर लिक्विड में रख दिया जाए तो इस लिक्विड की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये तो एयर में है, एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो जब एयर में थे तब इनका रिपल्शन हुआ, एंगल था 30 डिग्री। जब लिक्विड में रखा गया तब भी इनका रिपल्शन हुआ, एंगल सेम रहा। गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल रिमेन्स द सेम एंड फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम लिक्विड। ओके, तो इस लिक्विड का ये जो मीडियम है, दूसरा मीडियम, इस लिक्विड का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, और ये डायरेक्ट इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन का आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ फॉर्म में मैं इसका डेरिवेशन आपको लिंक दे दूंगी। ओके, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन है फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दो चीज गिवन है सिर्फ, एक डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर की मटेरियल का डेंसिटी गिवन है और इस लिक्विड का डेंसिटी गिवन है, दो वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमें जो है वो ये इक्वेशन यूज करके हमें के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो जेईई और नीट में भी पूछा जाता है।
ठीक है, तभी भी हम ये इक्वेशन फाइंड करते हैं क्योंकि वहां पे भी हमें डेरिवेशन शो नहीं करना होता है। ओके नाउ तो इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है हमें 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस स्फीयर गिवन है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल की वैल्यू पुट अप की एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू पुट अप की। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.8, 1.6 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.8, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना आएगा आंसर 2। ओके अब यहाँ पे देखते हैं ये जो डायग्राम है ये डेरिवेशन के लिए ड्रॉ किया गया है, डेरिवेशन में ये डायग्राम काम आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम ये जो स्फीयर्स हैं तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक तो वेट का फोर्स mg, एक टेंशन, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगी तो t वेट mg। अब ये रिपल्शन कर रहा है तो F और F। अब t की जो है वो स्लैंटिंग है, दो कंपोनेंट्स होंगे, कितने कंपोनेंट्स, एक t cos थीटा और एक t sin थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, t cos थीटा और t sin थीटा। तो ये जो डायग्राम है वो हमारे डेरिवेशन में यूज होगा। ओके तो ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम फिफ्थ न्यूमेरिकल पे चलते हैं जो हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। नाउ अब हम फिफ्थ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है फिफ्थ न्यूमेरिकल में, देखते हैं। Two identical conducting spheres B and C are equally charged and there is a force of repulsion F between them when they are placed at some distance। तो दो आइडेंटिकल चार्ज है B और C, दोनों इक्वली चार्ज है और उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F। अगर वो डिस्टेंस सब डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं हम उनको, तो B और C उन दोनों को सेपरेट किया गया है बाय सम डिस्टेंस। सपोज वो R है, दोनों इक्वली चार्ज है Q और Q, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F। Now the third spherical conductor is also identical to them but is uncharged। थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर भी है, वो भी इनके जितना ही है, आइडेंटिकल है, सेम साइज है, सेम वॉल्यूम है, बट क्या है अनचार्ज, चार्ज किया हुआ नहीं है। इट इज फर्स्ट केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ B, पहले इस D को B के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, फिर then with C, फिर इसी D को C के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, फिर वापस B और C को सेपरेट करके इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना नया फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स स्टार्ट। ओके तो पहले B को D के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, इसके पास Q चार्ज है तो ये D भी है जो वो भी चार्ज हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ओके तो इसके पास Q है तो दोनों के पास, दोनों की साइज सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो Q है तो दोनों में कितना हो जाएगा Q/2 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 एंड Q/2। नाउ इसी D को अब लाते हैं हम किसके पास, C के पास। C के पास कितना चार्ज है Q, और अब D के पास कितना चार्ज है Q/2। तो अब इन दोनों में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा और इन दोनों के अंदर भी इक्वल चार्ज हो जाएगा, तो Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2Q प्लस Q 3Q/4। तो दोनों चार्जेस, दोनों स्फीयर में कितना चार्ज हो जाएगा B और C, 3Q/4 और 3Q/4। इतना आपको समझ में आ गया। वापस मैं बता देती हूँ, पहले B और C में आइडेंटिकल चार्ज था Q और Q, एक D स्फीयर है आइडेंटिकल, वो अनचार्ज है। इस D स्फीयर को पहले B के कांटेक्ट में लाया, तो B के कांटेक्ट में लाया तो दोनों में इक्वल चार्ज हो गया, Q था B में तो दोनों में Q/2 Q/2 हो गया। अब इसी D को C के कांटेक्ट में लाया
तो इसके पास q था, इसके पास q/2 था, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दोनों में इक्वल चार्ज हो जाएगा। दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 3q/4 हो गया। तो दोनों में कितना चार्ज हो गया? 3q/4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि B और C में अब नया फोर्स कितना होगा। पहले कितना था फोर्स F, अब नया फोर्स B और C में कितना होगा। तो Q 3Q, इसके अंदर कितना है q/2, आफ्टर कॉन्टैक्ट q/2 और इसके पास है 3q/4। तो नया F हो जाएगा F डैश कितना हो जाएगा K, इसके पास कितना है q/2 और C के पास कितना है 3q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। K देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा r² q² और ये 2 4 जा 8, तो 3q² और 2 4 जा 8 r²। तो k q² अपन r², तो ये वाला जो फोर्स है वो कितना था, k दोनों का q, तो q1 q2, तो q इंटू q, q² अपन r²। तो हम कह सकते हैं, लेट मी रब दिस, k f डैश कितना हो जाएगा, ये 3/8 k q² अपन r²। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं f डैश इक्वल टू 3/8 f। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 5th न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो आप लिखेंगे किस तरीके से, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए किया है, ठीक है, तो किस तरीके से आपको लिखना है देख लो। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बी सी, डिस्टेंस आर, फोर्स एफ, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर कॉन्टैक्ट, फोर्स एफ के q² अपॉन r², ये चार्ज q, ये चार्ज q। ओके, फिर लिखेंगे बी सी आफ्टर कॉन्टैक्ट q/2 3q/4। ओके, f डैश इक्वल टू k q/2 3q/4 अपॉन r²। तो f डैश इक्वल टू 3/8 k q² अपॉन r²। तो f डैश इक्वल टू 3/8 f, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, वो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आई होप आपको पांचों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।